हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग हिंदी मीडियम वाला पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग इसी के बारे में सारा चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ कॉन्सेप्ट। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसको जानने से पहले हमारे आसपास के जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे क्या क्या होता है, जैसे पौधे जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है, या फिर खाना जो है वो हम लोग पकाते हैं, लोहा में जंग लगता है, ठीक है। तो इस तरीके बहुत सारे चीज होते हैं हमारे आसपास में, तुरंत परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है, ठीक है, हम लोग परिवर्तन के बारे में क्लास 6-7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें क्या पढ़ा था? दो तरीके का परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो वही जो रासायनिक परिवर्तन था उसी को हम लोगों को अब पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, ठीक है। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है नए गुणों के साथ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। एक बार ध्यान से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है नए गुणों के साथ। उसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, अगर कोई दो पदार्थ मिलता है ए और बी, ठीक है, और नया पदार्थ निर्माण करता है सी और डी, ठीक है। ए और बी क्या होता है? नए मतलब दोनों पदार्थ क्या होता है? मिलता है। फिर नए पदार्थ का निर्माण क्या करता है? सी और डी का निर्माण करता है, सी प्लस डी का निर्माण करता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या? अभी हम बोले कि ऐसा प्रक्रिया, ठीक है, ये क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या फिर टूटकर या फिर किसी भी तरीके से मिलकर क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण करेगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों का क्लियर है, ठीक है। अब इसमें बात आता है ये अभिकारक और उत्पाद का। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है? जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक हम लोग किसको बोलते हैं? वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों भाग ले रहा है, ए और बी क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा उत्पाद, ठीक है। और ये जो हो जाएगा हम लोग का अभिकारक। क्या हो जाएगा? ये अभिकारक, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अभिकारक क्या है? वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद, ठीक है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा है, ठीक है, अगर मिलकर अभिक्रिया करता है तो दोनों पदार्थ के बीच कौन सा सिंबल लगाते हैं हम लोग? प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। उन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? मिला रहे मतलब क्या सिंबल लगा रहे हैं? प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो हम लोग उसको क्या से मतलब जोड़ते हैं? प्लस का साइन से जोड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही उत्पाद में भी अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा है तो उसको क्या से जोड़ते हैं हम लोग? प्लस से जोड़ते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? उसके बाद कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ये एक तीर का निशान होता है। ये तीर का निशान क्या बताता है? ये तीर का निशान बतलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है किधर से किधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किधर से किधर शिफ्ट हो रहा है उसको कौन बतलाता है? ये जो तीर का निशान है वो। ये तीर का निशान जो है वो हमेशा उत्पाद के तरफ ही निर्देशित करेगा, ठीक है। तो जो तीर के निशान जो है उसका जस्ट उल्टा साइड अभिकारक होगा और उधर साइड पे क्या होगा? उत्पाद होगा। इसका मतलब क्या है? अभिकारक से उधर उत्पाद बन रहा है, मतलब इधर से रिएक्शन इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग
उत्पाद और अभिकारक के बारे में समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया का जो ये सिंबल है, ये सिंबल, इस सब के मतलब सारा चीज समझ में आ गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, इसका गुणधर्म क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया का जो गुणधर्म है वो क्या होगा। तो जो सबसे पहला है वो है गैस का उत्सर्जन। क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। कहने का मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस का उत्सर्जन अगर होता है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो पहला था गैस का उत्सर्जन। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। मतलब क्या होता है, रंग जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ का कुछ रंग है तो उसका दूसरा रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, कोई पदार्थ का अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हम तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। मतलब इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, सिर्फ ये अवस्था में परिवर्तन से हम लोग नहीं पता चलेगा, लेकिन जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर जो चौथा है, ठीक है, चौथा क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। अगर ज्यादा तापमान है तो कम तापमान हो जाता है, फिर तापमान जो है वो कम रहता है तो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से तापमान में परिवर्तन आते हैं। फिर जो लास्ट है, अंतिम जो है, अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण। अब ये अवक्षेप क्या है भाई, ये अवक्षेप है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें जो अघुलनशील पदार्थ बच जाता है। ठीक है, कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अघुलनशील पदार्थ अगर बच जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और जिस अभिक्रिया में, ठीक है, देखिए यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया है, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे मैं आप लोगों को एक बोलता हूं कि हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, जल का निर्माण करता है, किससे अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो ये जो सेंटेंस में हम लोग अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी फील हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है और साथ ही साथ इससे हम लोगों को लेस इंफॉर्मेटिव मिल रहा है। जैसे देखिए कैसे लेस इंफॉर्मेटिव हो रहा है। अभी मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या का निर्माण करता है, जल का। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसमें क्या किए, ये एकदम सिंपल वे में लिख दिए, हाइड्रोजन को उसका सिंबल से लिख दिए, ऑक्सीजन को उसका सिंबल से लिख दिए, जल को उसका सिंबल से लिख दिए। ठीक है, सिंबल से लिखने के बाद हम लोग क्या किए, इसमें देखिए हाइड्रोजन का कितना पार्ट जो है इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, या फिर ऑक्सीजन का कितना पार्ट जो है इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, या फिर कितना पार्ट बन रहा है, ये सब हम लोग को इसी अभिक्रिया से पता चलता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया से हम लोगों को पता चलता है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण ये एक प्रक्रिया है। क्या है, रासायनिक समीकरण एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, जो भी तत्व या फिर जो भी पदार्थ उसमें सम्मिलित हो रहे हैं उनको उसके सिंबल से, ठीक है, उसके सिंबल से और उसका केमिकल फार्मूला जो होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, उसके मदद से हम लोग उसको दर्शाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें मतलब उसमें जो भी पदार्थ सम्मिलित हो रहा है उसका रासायनिक सूत्र से, रासायनिक जो केमिकल फार्मूला जो बोलते हैं उसको, उसके हेल्प से क्या होता है, ये रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण लिखने से हम लोग का फायदा क्या है, ये हम लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस अभिक्रिया में देखिए हाइड्रोजन का कितना पार्ट अभिक्रिया कर रहा है, 4 पार्ट अभिक्रिया कर रहा है। कितना एटम है इसमें, 2 दूनी 4 एटम है। तो हाइड्रोजन कितना एटम अभिक्रिया कर रहा है, 4 एटम। ऑक्सीजन कितना एटम कर रहा है, 2 एटम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि इसमें जो है कितना पार्ट्स ऑफ एटम जो है, कितना पार्ट परमाणु का अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का रासायनिक समीकरण। अब अभी आप लोग गौर करिएगा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पर भी 2 लिखा है। ठीक है, ये तो रासायनिक सूत्र है नहीं ना। ठीक है, ये जो 2 मैंने लिखा है तो ये क्यों लिखा है,
तो मैंने इस 2 को लिखने के पीछे एक कारण है, इस रासायनिक समीकरण को मैंने संतुलित किया है। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण को बोलते हैं जिसमें, ठीक है, जो तत्व हैं, ठीक है, तत्व किधर होते हैं? अभिकारक में और उत्पाद में। जो दोनों साइड के जो तत्व हैं, ठीक है, जो भी पदार्थ है उसका जो परमाणु का संख्या है वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है, अभिकारक के साइड भी और उत्पाद के साइड भी, दोनों साइड जो भी तत्व सम्मिलित है उसका जो परमाणु है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आप बोलो कि ये रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है भाई? ठीक है, हम लोग ऐसे ही सिंबल तो लिख सकते हैं, हाइड्रोजन होता है H2, ऑक्सीजन होता है O2, जल होता है H2O, तो हम लोग ये इसको संतुलित क्यों कर रहे हैं? तो ये संतुलित करने के पीछे भी एक कारण है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना ही तो सृजित होता है ना ही विनाश होता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है? ना ही सृजित होता है ना ही विनाश होता है। इसीलिए जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो जितना अभिकारक में परमाणु होते हैं उतना ही उत्पाद में भी परमाणु होने चाहिए। तो उसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग सही करने के लिए, मतलब उसके अनुसार चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो समीकरण लिख रहे हैं उसको संतुलित करते हैं। तो हम लोगों का ये रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण भी क्लियर हो गया, रासायनिक समीकरण भी क्लियर हो गया। अब हम लोग का आता है नेक्स्ट टर्म जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्मा के आधार पर, ठीक है, ऊष्मा के आधार पर 2 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। एक होते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग वैसे अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें ऊष्मा का निर्माण होना चाहिए, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होना चाहिए, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा का निर्माण होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या फिर ऊष्मा का निर्माण होता है, ठीक है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी कहने का मतलब क्या? ऊष्मा को शोषण करने वाला अभिक्रिया, मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम लोगों को ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम लोगों को उसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्मा कहने का मतलब क्या है? कोई भी प्रकार का एनर्जी हम लोग, कोई भी प्रकार का ऊर्जा हम लोग उसमें दे सकते हैं, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो या फिर विद्युत के रूप में हो या फिर ऊष्मा के रूप में हो। ये तीनों प्रकार से हम लोग उसमें ऊर्जा जो है वो दे सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ऊष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ठीक है, उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? हमारे बुक में रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार दिए हुए हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आइए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहला आता है वो है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हम लोग कैसी अभिक्रिया को बोलते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेगा? एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसका उदाहरण देखिए, C+O2 क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहा है ना, एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक और उदाहरण इसका लेते हैं, जैसे H2+O2 हम लोगों ने लिया था, क्या बनाया था? H2O, इसको संतुलित किए थे तो ये हुआ था ना। तो देखिए इसमें क्या है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करता है और क्या का निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। जल क्या है? एक पदार्थ है, ठीक है, एक नए पदार्थ है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया का जो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, उसमें क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक मतलब सिंगल एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब उसी का जस्ट उल्टा है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, उसी का जस्ट क्या है? उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या? टूटना। नाम से पता चल रहा है ना, वियोजन मतलब वियोजन करना मतलब टूट जाना, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ठीक है, कितने पदार्थ? एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम लोग उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया का मैंने 3 उदाहरण लिया हुआ है। क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बना? CaO और CO2। एक पदार्थ टूटा और दो या दो से अधिक पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके का अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है AgCl। ठीक है, और ये AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है ये दो पदार्थ में टूट गया, सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। ठीक है, जो NaCl था ये सोडियम और क्लोराइड में टूट गया। मतलब क्या है? एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक पदार्थ का अगर निर्माण करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया 3 तरीके से होता है, फिर 3 प्रकार का होता है। क्या है? सबसे पहला वियोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकाशीय वियोजन, फिर तीसरा जो है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो उष्मीय वियोजन है, उष्मीय वियोजन कहने का मतलब उष्मा के द्वारा वियोजन होता है। ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसा वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के वजह से वियोजित होता है। ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के वजह से होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के देने से होती है। ठीक है, उष्मा देने से जो वियोजन अभिक्रिया होती है हम लोग उसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। फिर प्रकाशीय वियोजन क्या है? वैसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, वैसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे देखिए यहाँ AgCl में क्या दिए हम लोग? प्रकाश दिए, तभी जाके ये क्या टूटा? सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। ठीक है, तो प्रकाशीय वियोजन क्या है? वैसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के वजह से होती है, प्रकाश के उपस्थिति में होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन। उसी प्रकार से क्या है? विद्युतीय वियोजन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां हम लोग विद्युत सप्लाई करने से होता है। ठीक है, विद्युत धारा देने से होती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित किए, वो क्या में टूट गया? सोडियम और क्लोराइड में टूट गया। तो इस तरीके का अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे यहां देखिए सोडियम जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए अभिक्रियाशील वाला चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है, पहले उस चार्ट को देखिए। जो यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो सबसे ऊपर है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो सबसे नीचे है। तो एक बार आप लोग चार्ट को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसका उदाहरण पे आते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम जो था हाइड्रोजन से ऊपर था ना, सोडियम क्या था? हाइड्रोजन से ऊपर था, इसलिए सोडियम जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से विस्थापित करेगा और खुद इसके जगह ले लेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ सोडियम क्या हुआ? हाइड्रोजन को हटाया और खुद चला गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस तरीके का अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो उस तरीके का अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है।
किनके बीच? अभिकारकों के बीच। ये क्या है? अभिकारक है ना, ये दोनों क्या है? अभिकारक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्या आयन का आदान प्रदान हुआ, यहाँ जो सोडियम था वो इसका क्लोराइड के साथ चला गया। देखिए सोडियम क्या के साथ चला गया? क्लोराइड के साथ। इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला के साथ चला गया। देखिए सोडियम क्या हो गया? क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। पहले तो सल्फेट के साथ था, लेकिन अब क्या किया? इसका क्लोराइड के साथ चला गया। और इसका जो सल्फेट था वो इसका बेरियम के साथ चला गया। Ba के साथ क्या आ गया? सल्फेट आ गया। इस तरीके से क्या हुआ? यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। सोडियम चला गया इसका क्लोराइड के साथ, बेरियम चला गया इसका सल्फेट के साथ। तो इस तरीके का जो अभिक्रिया होगा हम लोग उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले हम लोग उपचयन को समझेंगे। उपचयन क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो हम लोग उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। इज इट क्लियर? अब उसके बाद आता है अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया क्या है? ये जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। अब उपचयन का क्या है? जस्ट उल्टा है। उपचयन हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी आ जाती है। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, तो हम लोग उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग को पढ़ना है उपचयन अपचयन एक साथ, ठीक है। उपचयन अपचयन एक साथ। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडॉक्स, देखिए जो उपचयन उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन और जो अपचयन उसको बोला जाता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया गया और रिडक्शन से रेड लिया गया, तो रेड ऑक्स बन गया, ठीक है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए उदाहरण एक, ठीक है। ये CuO प्लस H2 है ना, तो यहाँ Cu के साथ क्या था? ऑक्सीजन था। इधर क्या? ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई ना। ऑक्सीजन की कमी को हम लोग क्या बोले थे? अभी अपचयन बोले थे ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन पहले अकेला था, इधर जाके किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? अपचयन हो गया, सॉरी उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन। इज इट क्लियर? तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी हम लोगों का क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का आता है संचारण और विकृत गंधिता, ठीक है। ये उपचयन की वजह से होता है, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में उपचयन का ये दो इफेक्ट पड़ता है, संचारण और विकृत गंधिता का। ये संचारण क्या है? ठीक है, तो जब भी कोई धातु, ठीक है, अम्ल आर्द्र या फिर नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? संचारित होने लगता है, खराब होने लगता है। तो ये जो खराब होने का जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं, ठीक है। जब कोई धातु अम्ल नमी वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है? धीरे धीरे संचारित होने लगता है, फिर खराब होने लगता है। तो उस खराब होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे संचारण, ठीक है। अब इस संचारण को हम लोग मतलब होने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या है ये जानना जरूरी है। तो आवश्यक कारक क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा अम्ल, ठीक है। अम्ल की उपस्थिति में बोला था ना मैंने, अम्ल बोला, फिर ऑक्सीजन मतलब वायु, फिर नमी। ये तीनों चीज क्या है? ये संचारण के लिए आवश्यक कारक है, ठीक है। इसके बिना संचारण नहीं हो सकता। ये तीनों की उपस्थिति में ही क्या होता है? संचारण होता है। तो ये ऑक्सीजन या फिर नमी ये तो हम लोग का कहीं पर भी हो सकता है, तो इससे हम लोगों को बचाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोगों को कुछ अलग उपाय करना पड़ता है। तो वो अलग उपाय क्या क्या है? तो अलग उपाय ये है कि सबसे पहला उपाय हम लोग कोई भी धातु को पेंट कर देते हैं, ठीक है। पेंट करना मतलब उसमें कोई एक परत चढ़ा देते हैं। पेंट करना मतलब जान ही रहे हैं, कोई भी लोहा का गेट या फिर कोई भी चीज मतलब लोहा का मटेरियल उसको हम लोग पेंट कर देते हैं जिससे कि वो मतलब खराब नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो
वही जो प्रोसेस है उसको बचाने का। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या बताया मैंने, पेंट करना। दूसरा क्या है, ऑयल या फिर ग्रीस लगा देना। ऑयल मतलब तेल या फिर ग्रीस से हम लोग उसको क्या कर देंगे, मतलब उसमें पूरा ऑयल या फिर ग्रीस लगा देंगे, तो क्या होगा, संक्षारण से बच जाएगा। फिर तीसरा उपाय क्या है, वायु के संपर्क से हटाना है। तो वायु के संपर्क से हटाएंगे कैसे, कोई उसके ऊपर दूसरा धातु का परत चढ़ा देंगे ना। दूसरा धातु का जब परत चढ़ा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो पहले वाला जो धातु है वो संक्षारण से बच जाएगा। तो कौन कौन सा धातु का परत चढ़ाया जाता है, पहला तो जिंक। ठीक है, इस जिंक का परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, यसद लेपन। क्या बोलते हैं, यसद लेपन। इंग्लिश में बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो दूसरे धातु का परत चढ़ा के हम लोग उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, यसद लेपन करके। या फिर एक होता है क्रोमियम का, ठीक है, फिर होता है टिन का। तो इस तरीके से हम लोग इसका परत चढ़ा के जो धातु है उसको हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। उसके बाद आता है मिश्र धातु बना के। ठीक है, एलॉय बना के। एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु होता है, मतलब दो या दो से अधिक धातु या फिर दो या दो से अधिक अधातु को मिलाकर जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। तो कोई भी पदार्थ को जब हम लोग मिश्र धातु बना देते हैं तो वो संक्षारित मतलब नहीं होता है, मतलब उसमें संक्षारण जंग नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल पे देख लीजिए, स्टील। स्टील में कभी आपको जंग लगते हुए आसानी से नहीं दिखता है। या फिर आप कांसा में देख लीजिए, जंग जल्दी नहीं लगता है। या फिर आप पीतल में देख लीजिए, क्या है, ये सब मिश्र धातु है, तो ये सब में जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो मिश्र धातु बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। तो ये था हम लोगों का कुछ उपाय जो संक्षारण से बचने के लिए था। अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता क्या है, ठीक है, कोई भी तेल या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थ अगर हम लोग लंबे समय तक के लिए ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें एक अनप्लीजेंट टेस्ट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो हम लोगों का असहनीय गंध हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों के लिए वो गंध अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फिर उसका टेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका गंध खराब हो जाता है, फिर टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, विकृत गंधिता। क्या बोला मैंने, कोई भी खाद्य पदार्थ, तेलीय खाद्य पदार्थ या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थ को अगर हम लोग लंबे समय तक के लिए ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका टेस्ट या फिर जो क्या बोलते हैं, गंध जो है वो खराब हो जाता है। तो ये जो खराब होने का जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। अब इस विकृत गंधिता को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, विकृत गंधिता को बचाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहला उपाय है जो हम लोग अपने घरों में डेली यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख के, मतलब फ्रिज में रख के। ठीक है, फ्रिज में खाना रख देने से क्या होता है, लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहता है। दूसरा क्या, अल्युमिनियम के पैकेट में उसको पैक कर देना। ठीक है, अल्युमिनियम का फॉइल से अगर हम लोग उसको पैक कर देते हैं तो खाना जल्दी खराब नहीं होता है। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन गैस के साथ उस खाद्य पदार्थ को पैक कर देना। किस गैस के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, जिससे कि दूसरा गैस का संपर्क में वो ना आ पाए। जैसे हम लोग लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो इस सब में हवा भरा हुआ रहता है, वो कौन सा हवा रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। उस नाइट्रोजन गैस के वजह से ही वो जो अंदर लेस या फिर कुरकुरे होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। आप लोग कभी गौर करिएगा, जिस लेस या फिर जिस लेस का पैकेट का अगर हवा निकला हुआ है उसको आपको खाने में थोड़ा सा टेस्ट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन का संपर्क हो चुका है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है। लेकिन वैसा पैकेट जिसका हवा नहीं निकला हुआ है, जिसमें हवा पूरी तरह से पैक है, उसको आप 6 महीना के बाद भी खाइएगा तो उसका टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो खराब नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस की वजह से वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब आइए चौथा उपाय। चौथा उपाय क्या है, कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर कहने का मतलब क्या, वायु रोधी बर्तन में रखकर। वायु रोधी क्या होता है, जिसमें वायु का संपर्क टूट जाता है, वैसे बर्तनों में अगर हम लोग रखते हैं तो खाना जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तीसरा जो आखिरी अंतिम क्या है, आखिरी क्या, हम लोग को तापमान कम रखना होगा। जहां पे हम लोग खाना रख रहे हैं वहां पर का तापमान क्या रखना होगा, कम रखना होगा। और क्या, अंधेरे में रखना होगा, क्योंकि अंधेरे में खाना जल्दी खराब नहीं होता है, या फिर कम तापमान में खराब नहीं होता है। हम लोग कभी भी गौर करते हैं तो ठंडे के दिनों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है, गर्मियों के दिनों में खाना जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय तापमान अधिक होता है, प्रकाश भी अधिक होता है, इसी की वजह से खाना क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो ये थे हम लोगों के विकृत गंधिता से बचने के उपाय। तो इसी के साथ साथ हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो हो गया है समाप्त। तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी ये पढ़ने में आसानी हो।
ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर जो आता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।